हेलो वॉचर्स, एलियन अर्थ सीजन 1 एपिसोड 3। वेंडी जो को बचाने के लिए भागते हुए बिल्डिंग से नीचे चली जाती है। दूसरी ओर कर्श की टीम शिप में रखी एलियन स्पीसीज को इकट्ठा करती है। कैवेलियर तुरंत कर्श से कांटेक्ट करके बताता है कि अब उनके मिशन का मेन टारगेट बदल गया है। कर्श को रेस्क्यू मिशन छोड़ के किसी भी हाल में मैजिनोट में रखे एलियन स्पीसीज को सेफली रिसर्च आइलैंड पे लाना है। तभी कर्श कैवेलियर को बताता है कि वेंडी मिशन का टारगेट छोड़कर अपने भाई जो को बचाने चली गई है। ये सुन के कैवेलियर को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि वेंडी और बाकी हाइब्रिड्स पे नजर रखना कर्श की जिम्मेदारी थी। डैन सिविलिया और उनके पार्टनर आर्थर को कैवेलियर का ये नया ऑब्सेशन बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा होता है। कुछ ही दिनों में ये लोग हाइब्रिड मॉडल्स को दुनिया के सामने लॉन्च करने वाले होते हैं, लेकिन अब अचानक कैवेलियर का फोकस हाइब्रिड से हटके एलियन स्पीसीज में चला गया होता है। दोस्तों, दरअसल कैवेलियर को लगता है कि मैजिनोट में रखे एलियन स्पीसीज ट्रिलियन डॉलर की एसेट की तरह है। हाइब्रिड्स का इशू तो वो पहले से ही सॉल्व कर चुका होता है। हो सकता है कि ये नई एलियन स्पीसीज पृथ्वी पे इमॉर्टिलिटी या बायो वेपन के फील्ड में कोई नया रेवोल्यूशन ले आए। इसीलिए कैवेलियर बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होता है उन स्पीसीज को अपने आइलैंड में लाने को लेकर। वेंडी जो को ढूंढते हुए लोडिंग पॉइंट में पहुंच जाती है, जहां जीनोमॉर्फ जो को एक ट्रेलर में चिपका के रखता है। जो चिल्लाकर वेंडी को वार्निंग देता है, यहाँ मत आओ, ये एक ट्रैप है। लेकिन जो की वार्निंग के बावजूद भी वेंडी अपने भाई को बचाने के लिए ट्रक के अंदर चली जाती है। जो को छुड़ाने के कुछ ही देर बाद जीनोमॉर्फ वहां पे आ जाता है, लेकिन ऐसा लगता है कि जीनोमॉर्फ का शायद कोई और ही प्लान है। यहाँ पर मेरी ही तरह आप लोग भी सोच रहे होंगे कि जीनोमॉर्फ ने जो को ऐसे बांध के क्यों रखा है। तो ऐसा लगता है दोस्तों जैसे शायद जीनोमॉर्फ जो को फेस हगर का टारगेट बनाने के लिए बांध के रखा था, जैसा कि क्वीन जीनोमॉर्फ आमतौर पे करती है। वेंडी और जो को ट्रक में देखकर जीनोमॉर्फ डायरेक्ट अटैक करने के बजाय ट्रक की छत पे चढ़ जाता है। वेंडी नीचे से उसकी आवाज का पीछा करते हुए उस पर अटैक करती है। तभी उसे पता चलता है कि जीनोमॉर्फ के अंदर एसिड ब्लड होता है। फिर जीनोमॉर्फ ट्रक में रखे ट्रेलर को उलट देता है, जिससे वेंडी उड़ के बाहर गिर जाती है। जो ट्रेलर में रखे हुक को उठाता है और वेंडी को ढूंढने निकल पड़ता है, लेकिन तभी जीनोमॉर्फ पीछे से अटैक करके जो की छाती में अपना दुम घुसा देता है। जीनोमॉर्फ अपने दूसरे मुंह से जो की खोपड़ी कुचलने ही वाला होता है कि वेंडी हुक से उसे खींचकर एक दरवाजे के अंदर ले जाना शुरू करती है। उसका प्लान होता है जीनोमॉर्फ को दरवाजे के पीछे लॉक करना। जो जैसे ही जीनोमॉर्फ को अंदर जाते देखता है, वो मौका पाकर दरवाजा लॉक कर देता है। लेकिन आखिरी पल में जीनोमॉर्फ वेंडी को भी अपने साथ अंदर खींच लेता है। जो जल्दी जल्दी बटन को रीवायर करके शटर को दोबारा खोल देता है। अंदर जाकर जो देखता है कि वेंडी जीनोमॉर्फ का सिर काटकर उसे मार चुकी है। लेकिन इस फाइट में वेंडी भी बुरी तरह जख्मी हो चुकी होती है। धीरे धीरे जो भी अपने घावों की वजह से बेहोश होने लग जाता है। वेंडी ने ये ब्लेड एक नॉर्मल पेपर कटर से उठाकर बनाया था। ये देखने से ऐसा लगता है कि वेंडी में इतनी ताकत है कि वो एक नॉर्मल पेपर कटर से भी जीनोमॉर्फ जैसे मॉन्स्टर का सिर उड़ा सकती। खैर, ये सब कैसे हुआ है ये तो आगे ही पता चलेगा। दूसरी तरफ स्लाइटली अकेला ही एग्स की प्रोटेक्शन कर रहा होता है। तभी उसकी नजर चेस्ट बस्टर्स की स्किन पे पड़ती है। सांपों की तरह ही चेस्ट बस्टर्स भी बड़े होने से पहले अपनी स्किन को छोड़ देते हैं। शायद ये स्किन उसी जीनोमॉर्फ की होगी। तभी वहाँ पे स्मी आ जाता है, जिसे कर्श ने स्लाइटली और वेंडी को लाने के लिए भेजा था। स्मी और स्लाइटली एक दूसरे को अपने एक्शन एडवेंचर के बारे में बताने लग जाते हैं। तभी पीछे से मोरो आकर उन्हें गन पॉइंट पे ले लेता है। जांच करने के बाद मोरो को पता चलता है कि वो इस समय न्यू साइंस सिटी में है, जो प्रोडिजी के कंट्रोल में है। 65 साल तक स्पेस में रहने की वजह से मोरो को प्रोडिजी के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। पहले मोरो को लगता है कि ये दोनों नॉर्मल सिंथ है, लेकिन उनकी बच्चों जैसी हरकतें देखकर वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। मोरो के पास ज्यादा टाइम नहीं है। वो खुद को फॉरेन सिस्टम से कनेक्ट करके शिप का सारा डेटा अपने अंदर ट्रांसफर करना शुरू कर देता है। ट्रांसफर पूरा होते ही शिप का एआई यानी कि मदर ड्राइव सारा डेटा डिलीट कर देता है। ट्रांसफर के दौरान मोरो लगातार दोनों से बातें कर रहा था। धीरे धीरे उसका शक कंफर्मेशन में बदलने लगता है कि इन सिंस में कुछ तो गड़बड़ है, जैसे मानो इनके अंदर छोटे बच्चे की कॉन्शियसनेस हो। ट्रांसफर पूरा होने के बाद मोरो ब्लेड से स्लाइटली को धमकाते हुए कहता है कि तुम लोग क्या हो? क्या तुम लोग बच्चे हो? नहीं, हम बच्चे नहीं हैं। हालांकि मोरो को इनके बारे में अंदाजा हो गया था। वो स्लाइटली को करीब बुलाता है और कहता है, जानते हो एक मशीन कब मशीन नहीं रहती है। आगे कुछ बातें हो ही पाती, तब तक कर्श वहाँ पे आ जाता है और दोनों उसके पीछे छिप जाते हैं। स्लाइटली को छोड़ने से पहले मोरो चुपके से उसकी गर्दन में एक चिप प्लांट कर देता है।
मोरो कर्श को बताता है कि वो किसी भी हाल में वेलेंड यूटानी के शिप में रखी एलियन स्पीसीज को प्रोडजी के हवाले नहीं करने वाला। लेकिन तभी सामने रखा एक एग ओपन होने लगता है और ये देखकर मोरो वहां से जंप करके भाग जाता है, क्योंकि दोस्तों वो एक साइबॉग है, यानी कि आधा इंसान और आधा मशीन, इसीलिए वो एग एक्टिवेट होना शुरू हो गई थी। कर्श एलियन सैंपल्स, वेंडी, जो और जीनोमॉर्फ की बॉडी लेकर नेवरलैंड पहुंच जाता है। यह देखकर कैवेलियर बहुत ही एक्साइटेड हो जाता है। इस स्पीसीज की जांच के लिए वो तुरंत लैब में घुस जाता है, लेकिन कर्श उसे वार्निंग देता है और कहता है कि ये एग ह्यूमन होस्ट को देखते ही अटैक कर देते हैं। कर्श ने शिप में रखे डेटा से जीनोमॉर्फ के पूरे लाइफ साइकिल को देख लिया था। कर्श की वार्निंग सुन के कैवेलियर तुरंत लैब से बाहर निकल जाता है। अब से इस रिसर्च लैब में केवल सिंथ्स और हाइब्रिड ही जा सकते हैं। कैवेलियर अब बस दूर से इन पे नजर रखता है। दूसरी तरफ एडम स्लाइटली और स्मीक से बात करने चाहता है। उसे जानना होता है कि मोरो ने स्लाइटली के कान में क्या कहा था। स्लाइटली बताता है कि उसने कहा था कि एक मशीन कब मशीन नहीं रहती है। दूसरी ओर सैम सिटी में मोरो एक फोन चुराकर वेलेंड यूटानी को कॉल करता है। फोन पर एक अननोन लेडी की आवाज सुन के मोरो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। वो वेलेंड यूटानी की पोती से बात कर रहा होता है। 65 साल पहले उसकी दादी ने मोरो को डीप रिसर्च मिशन में भेजा था। वेलेंड यूटानी से प्रोडजी के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेके मोरो बताता है कि अनफॉर्चुनेटली शिप की सारी एलियन स्पीसीज अब कैवेलियर के कब्जे में है। वेलेंड यूटानी चाहती है कि मोरो तुरंत आकर हेडक्वार्टर में ब्रीफिंग दे, लेकिन मोरो कहता है कि शिप की एलियन स्पीसीज उसके पूरे लाइफ का वर्क है और वो उन्हें वापस लिए बिना खाली हाथ नहीं लौटने वाला है। और इधर नेवरलैंड आइलैंड पे कर्ली नाम की एक हाइब्रिड कैवेलियर से बात करने जाती है। दरअसल उसे जानना होता है कि आखिर वेंडी में ऐसा क्या है कि वो कैवेलियर की फेवरेट है। कैवेलियर बताता है कि वेंडी उसकी पहली हाइब्रिड है, इसीलिए उसके साथ उसका स्पेशल कनेक्शन है। लेकिन कर्ली का मानना होता है कि हाइब्रिड्स में वो सबसे स्मार्ट और बेस्ट है। वेंडी को वैसे भी अपने भाई के अलावा किसी और चीज में इंटरेस्ट ही नहीं है। कर्ली के एंथुसियाज्म को देख के कैवेलियर बहुत इम्प्रेस्ड होता है। प्रोडजी के जीनियस बच्चों को अपने एक्सपेरिमेंट के लिए चुनने का ये भी एक बड़ा रीजन था कि बच्चों को अनलिमिटेड इमेजिनेशन पावर होती है। कैवेलियर कर्ली को बताता है कि वो अब भी उसकी फेवरेट बनने की रेस में शामिल है। ये सुन के कर्ली बहुत खुश हो जाती है। दूसरी तरफ उस ऑक्टोपस वाले इंसिडेंट के बाद निब्स पूरी तरह से बदल गई होती है। उसे ये हाइब्रिड सिंथेटिक लाइफ बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही होती। न ही ये बात कि उसे फोर्सफुली अपने नाम पीटर पैन स्टोरी के किरदारों के बेस पे रखने पड़े। वो सोचती है कि निब्स कैसा नाम है और सिर्फ वेंडी को ही अपना नाम चुनने की आजादी क्यों। नाम की बात तो फिर भी ठीक है, लेकिन जब बाकी लोग रूल्स फॉलो कर रहे थे तब वेंडी अपनी मर्जी से शिप में अपने भाई को ढूंढ रही थी। ये फेवरेटिज्म क्यों? धीरे धीरे निब्स को अपने फेक सिंथेटिक बॉडी से भी नफरत होने लगती है। उसके बाद वो अपने बचपन की ह्यूमन बॉडी को मिस करने लगती है। आगे स्लाइटली अकेले अपने रूम में मूवी देख रहा होता है। तभी उसकी गर्दन में लगी चिप के जरिए मोरो उसे कांटेक्ट करता है। पहले तो मोरो की आवाज सुन के स्लाइटली बहुत घबरा जाता है, लेकिन मोरो उसे कूल डाउन करते हुए कहता है, घबराओ मत, मैं बस तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। भोला भाला स्लाइटली मोरो का दोस्त बनने के लिए रेडी हो जाता है। कैवेलियर पे रिसर्च करते हुए मोरो शायद सही गेस कर लेता है कि इन सिंस में वाकई बच्चों की कॉन्शियसनेस है। न्यूज रिपोर्ट्स में भी उसे हिंट मिलते हैं कि कैवेलियर ने हाल में ही किसी अपने को खो दिया है, शायद कोई भाई बहन या फिर पेरेंट्स। जीनोमॉर्फ के अटैक से वेंडी का सिस्टम बुरी तरह से क्रैश हो गया था, इसीलिए उसके पूरी तरह से रिकवर होने तक डैम सिविलिया उसके पास ही बैठी रहती है। सिस्टम रिकवर होते ही वेंडी उठती है और किसी आवाज का पीछा करते हुए चुपके से रिसर्च लैब की ओर चली जाती है। लैब में कर्श, कर्ली और टूडल्स के साथ एलियंस एक्स पे रिसर्च कर रहा होता है। दूसरे रूम में जो की सर्जरी चल रही होती है। जो को बचाने के बाद सर्जन उसका एक लंग निकालकर एक कंटेनर में रख देता है। कर्श एक से फेसहगर को निकालकर उसे शॉक देकर डिसेबल कर देता है। जैसे जैसे कर्श का एक्सपेरिमेंट आगे बढ़ता है, वेंडी की कानों में गूंज रही आवाज और भी इंटेंस होती जाती है। वेंडी किसी तरह खुद को कंट्रोल करती है और लैब में घुस जाती है। तभी कर्श फेसहगर से जीनोमॉर्फ का पैरासाइट निकालकर एक ट्यूब में डाल देता है। एलियन की चीखें अब वेंडी की कंट्रोल से बाहर होती जा रही थी। वो वहीं पे बेहोश होकर गिर जाती है। फिर कर्श फेसहगर से निकले पैरासाइट को एक कंटेनर में डाल देता है। ये कंटेनर वही कंटेनर था दोस्तों जिसमें जो के लंग को रखा गया था। देखते ही देखते वो पैरासाइट जो के लंग में घुस जाता है, यानी कि वो लोग लैब के कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में जीनोमॉर्फ बना रहे हैं
और इसी के साथ एपिसोड 3 यहीं पे खत्म होती है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाले एपिसोड्स का मजा भी आप ले सके। मिलेंगे इसके आगे के एक्सप्लेनेशन में दोस्तों, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। कीप वॉचिंग, वॉच ऑन पॉइंट।